हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, आज हम फिर से आपके प्रकाश चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को जानने से पहले आइए एक बार हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे उसके बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पिछले वीडियो में अभी तक हम लोग प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में जान रहे थे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब परिवर्तन जो हो रहा था प्रकाश का, हम लोग प्लेन मिरर से समझ रहे थे। प्लेन मिरर में प्रकाश का परिवर्तन को समझ रहे थे। तो प्लेन मिरर में प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है, इस बारे में एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, इसको जान लेते हैं कि मान लीजिए हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है। तो इस प्लेन मिरर पर अगर प्रकाश का कोई किरण आपतित होता था, मतलब इंसिडेंट रही है, तो ये एक दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाता था। ये हमारा आपतित हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो ये एक दूसरे दिशा में इधर परिवर्तित हो जा रहा है। इसी तरीके से कोई और किरण आता था तो ये हमारा परिवर्तित हो जाता था। कहने का मतलब कि अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब समांतर किरणें हमारे समतल दर्पण पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद किसी एक ही दिशा में वो लौट जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन मिरर है वो प्लेन मिरर समांतर किरणों को परिवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर अभिसरित यानी कन्वर्ज नहीं कर पाती है, या अपसरित या डाइवर्ज नहीं कर पाती है, उसको छितरा नहीं पाती है। यहाँ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करने का मतलब कि जब प्रकाश की पैरेलल बीम अगर किसी परावर्तक सतह पे पड़े, तो पड़ने के बाद अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए, एक जगह मिल जाए, तो उसे हम लोग कन्वर्जिंग कहेंगे, यानी अभिसरित होना कहेंगे। और फिर जाकर के जो प्रकाश की समांतर किरणें अगर किसी सतह पे पड़ करके वो छितरा जाए, मतलब डाइवर्ज हो जाए, यानी अपसरित होना कहलाता है। तो यहाँ हम लोग ये समझे कि हमारा जो प्लेन मिरर है वो प्लेन मिरर कुछ ऐसा नहीं करता है, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आता है उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को वो किसी एक ही दिशा में परिवर्तित कर देता है। तो आइए हम लोग अब नए टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होगा अभिसरित होता है या अपसरित होता है। यानी कहने का मतलब स्फेरिकल मिरर जो है यानी गोलीय दर्पण, इसके बारे में जानते हैं और फिर हम लोग इससे रिलेटेड आगे बातों को समझेंगे, जानेंगे। तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, यानी गोलीय दर्पण क्या होता है? तो वह दर्पण जो एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है, यानी जिसका परावर्तक सतह जो होता है वह एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिसमें यानी यहाँ पे देखा जाए तो हमने कांच के खोखले गोले का यहाँ पे फिगर बनाया है। तो मान लीजिए ये हमारा एक कांच का खोखला गोला है, ये यहाँ पर हमने इसके एक भाग को ले लिया है। तो ये कांच का एक खोखला गोला है, इसके एक भाग को हम लोग कलई किए रहते हैं, मतलब कि ये सिल्वर कोटेड रहता है। मान लीजिए इसका हम लोग उठा हुआ भाग को कलई कर दिया है, तो इधर अब हम हल्का सा मिटा देते हैं, कलई कर देते हैं। तो इसका जो अंदर वाला सरफेस जो हो जाता है, अंदर वाला सरफेस जो होता है, ये हमारा अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्शन करने लगता है, मतलब परिवर्तन करने लगता है, परिवर्तक सतह बन जाता है।
यानी इस पर आने वाला प्रकाश का किरण इस पर से आकर के परावर्तित होगी, आएगी और इस पर से अच्छा परावर्तक सतह का यानी काम करेगा। ये जो हमारा मिरर बनेगा यह एक अच्छा परावर्तक सतह का काम करेगा। अब यहाँ पर इसमें भी आकर के समझ लेते हैं। ये भी एक कांच का खोखला गोला है। इस खोखले गोले को मान लीजिए एक भाग यहाँ पर हम ले लेते हैं। ये हमारा कांच का खोखला गोला है। इस गोले का अगर मान लीजिए हम लोग धंसा हुआ भाग सिल्वर कोटेड कर देते हैं या कलई कर देते हैं, इसको पेंट कर देते हैं, तब इसका उठा हुआ सतह जो होता है, मतलब जो कन्वेक्स जिसको कहते हैं, मतलब उठा हुआ सतह, ये उठा हुआ सतह से प्रकाश का परिवर्तन होने लगता है। मतलब अच्छे ढंग से प्रकाश का परिवर्तन होने लगता है। प्रकाश की किरणें आपतित होती है और परिवर्तित होते रहती है। तो यह दो तरह का हो जा रहा है। यह मतलब दो तरह का होता है, मतलब कि स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, जो कि कांच के खोखले गोले से बना हुआ रहता है। पहला कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और दूसरा कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो आइए हम लोग अवतल दर्पण को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अवतल दर्पण उस दर्पण को कहेंगे, उस कांच के खोखले गोले के भाग को कहेंगे जिसका उठा हुआ सतह सिल्वर कोटेड होता है, यानी उसको कलई किया हुआ रहता है। तब उसके अंदर वाला जो भाग होता है, इसका धंसा हुआ जो भाग होता है, यह परावर्तक सतह के रूप में काम करने लगता है। तो इसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं या अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इस अवतल दर्पण में अब हमारा ये धंसा हुआ जो भाग है, यह धंसा हुआ भाग ये हमारा परावर्तक सतह के रूप में काम करने लगता है। अब ये जो इससे हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसके साथ प्रकाश के परिवर्तन को समझने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्म को समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो अवतल दर्पण है, चाहे ये हमारा जो उत्तल दर्पण है, इससे हम लोग प्रकाश के परिवर्तन को समझने से पहले इसके टर्म को कुछ समझ लेते हैं। जैसे पहला टर्म है, ये हमारा मान लीजिए किसी खोखले गोले का भाग है, तो इसका कोई हमारा सेंटर होगा। तो इस सेंटर को मान लीजिए सी लिख दे रहे हैं। ये सी जो है, ये इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी यह जो है हमारे अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जो कि हमारे परावर्तक सतह के फ्रंट में होता है, यानी सामने की तरफ होता है। अब दूसरा टर्म यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हम कट करके इसको हम लोग बनाए हैं, इस गोले खोखले भाग से बनाए हैं इस दर्पण को। तो ये हमारा जो दर्पण है, इस दर्पण के बीच के पॉइंट को, यहाँ बीच का पॉइंट है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पोल कहते हैं। पोल यानी ध्रुव, इसको हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो केंद्र है, यहाँ पर जो गोला का केंद्र है, यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है या वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच के दूरी को, यह हमारा पोल और यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या, वैसे भी हमारा मान लीजिए अगर हम इसको ग्राफ के रूप में खींचे
तो ये हमारा वृत्त के शेप में दिखाई देगा, तो क्या कहलाएगा। वैसे हम लोग वृत्त में मतलब सर्किल में देखे तो ये हमारा रेडियस होगा। सी से पी तक मतलब पीसी का डिस्टेंस जो होगा एक क्या होगा, वृत्त का रेडियस होगा, सर्किल का रेडियस होगा, यानी यह त्रिज्या होगा। तो वैसे भी यहाँ से समझ में आ गया। और यहाँ से भी हम लोग जब दर्पण में पढ़ते हैं तो ये हमारा जो दर्पण है, जो कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ जो पी पोल जिसको हम लोगों ने जाना, पोल के बीच के दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग बड़ी आर से डिनोट करते हैं। हम यहाँ थोड़ा गलती कर दिए, यहाँ सेंटर नहीं, ये हमारा डिस्टेंस है, सी से पी तक का डिस्टेंस है। इस पीसी को यानी पीसी जो होगा वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब इसके आगे कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर किस किस टर्म को देखा, पोल को देखा, जो कि हमारा मिरर के बीच का पॉइंट होता है। दूसरा यहाँ पर जो गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है मिरर, उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी हिंदी में बोले तो वक्रता केंद्र और इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट सी को हम लोग और सी से पी के डिस्टेंस को बड़ी आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दोस्तों ये डिस्टेंस, ये सेंटर है, और ऐसे भी हम समझे कि ये हमारा सर्किल है, तो यहाँ से कोई भी डिस्टेंस को मापेंगे तो वो हमारा एक तरह से क्या होगा, सर्किल का रेडियस ही होगा। मतलब कि कहीं पर भी मापे तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। लेकिन हम लोगों ने इस पार्ट को लेकर के बनाया है, हम मिरर को कलई करके, तो यहाँ पर हम लोग जनरली जब हम यहाँ पर इस पार्ट को लेकर के हम दर्पण बना दिए हैं, तो इस दर्पण में इसके बीच के पॉइंट को, इसको पी को हम लोग पोल कहेंगे, और पोल को और सी को जो हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारा सीपी जो होगा, यह हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। अब इस काल्पनिक ये जो हमारा पी से सी को मिलाए हैं, ये सी जो है कैमरे के फ्रंट पे है, सॉरी ये हमारा क्या है, मिरर के फ्रंट पर है। तो मिरर के फ्रंट पे है, ये काल्पनिक बिंदु है, यह एक काल्पनिक बिंदु है। तो ये हमारा पी से सी को हम लोग जब मिलाते हैं तो इसको हम लोग मान के चलिए आगे तक खींच लेते हैं पूरा। ये हमारा जो होता है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, तो ये हमारा जो लाइन हो जाता है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली काल्पनिक जो लाइन होती है, आभासी लाइन जो होती है, वो हमारा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग कनकेव मिरर में इसको समझे, अब कन्वेक्स मिरर में समझ लेते हैं।
कन्वेक्स मिरर में इसी बात को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हम इस गोले को का भाग था उसको हम लोग मिटा दिए, तो ये भी किसी गोले का भाग था, तो इसका भी कोई सेंटर होगा। तो ये हमारा इधर मान लीजिए सेंटर है, इसको हम लोग सी बोल दिए। इसको सी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। ये जो वक्रता केंद्र होता है, ये देखा जाए तो हमारा जो बना हुआ है कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण, इसका इधर वाला भाग जो धंसा हुआ भाग कलय किया हुआ है, तो मतलब कि धंसा हुआ भाग इधर है और जो परावर्तक सतह है इधर है। मतलब कि रे ऑफ लाइट जो आएगी इधर से आएगी और इस पर आपतित होगी, मतलब परावर्तन का जो काम होगा कुछ इस साइड से होगा। लेकिन हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, पिछले साइड में है। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण में होता है, यह हमारा दर्पण के पीछे होता है। यह भी हमारे दर्पण पे नहीं रहता है। दर्पण मतलब जो हमारा मिरर है इस पे नहीं रहता है। यह क्या, ये तो सेंटर है, गोले का भाग है, तो यह हमारा काल्पनिक बिंदु है, यह दर्पण के पीछे रहता है। अब हम लोग कनकेव मिरर में यहाँ पे समझे हैं कि मिरर के बीच वाले पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ये वाला पॉइंट मान लीजिए सेंटर है, तो ये वाला पॉइंट हमारा पी बोला जाएगा। ये हमारा पॉइंट पी, जिसको हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पर पोल और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, दर्पण के पीछे हो गया, मिरर के पीछे हो गया। तो मिरर के पीछे हो गया, तो इसको हम लोग काल्पनिक रूप से इधर हम लोग खींच लेते हैं, डॉटेड लाइन से खींच लेते हैं। और ये हमारा काल्पनिक रेखा जो है, ये रेखा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का काम करता है। अब इस कन्वेक्स मिरर में देखा जाए तो कन्वेक्स मिरर के बारे में हमने बताया है। कन्वेक्स मिरर क्या है, यह भी वही किसी खोखले कांच के गोले का ही भाग है, जिसका धंसा हुआ भाग क्या होता है, कलई किया हुआ रहता है, और उठा हुआ भाग जो है उससे परावर्तन होता है। अब इन दोनों दर्पणों के बारे में थोड़ा सा एक उदाहरण द्वारा समझ लिया जाए तो आप लोग जनरली घर में स्पून देखे होंगे, मतलब चम्मच देखे होंगे, जो कि बहुत ही स्मूथ होता है और चिकना होता है। तो उसमें आपने कभी अपने आप को देखा है, कभी कोशिश किया है कि उसमें मेरा इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी दोस्तों, आप लोग कभी उसमें देखिएगा और अपने आप के इमेज को उसमें तलाशिएगा, खोजिएगा कि मेरा इमेज कैसा बन रहा है। अब यहाँ पर जो इमेज जो होता है, हमारा जो फॉर्म होता है, वह क्या होता है, जब हम धंसे हुए भाग से देखते हैं, तो धंसे हुए भाग से जब देखते हैं तो हमारा इमेज जो होता है अवतल दर्पण में अगर नजदीक से देख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा सा दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा सा दिखाई देता है। जबकि अब उठे हुए भाग को ले ले तो उठा हुआ भाग हमारा कन्वेक्स मिरर का काम करेगा। उठा वाला भाग हमारा कन्वेक्स मिरर का काम करेगा। तो इस तरीके से देखें तो ये हमारा उठा हुआ भाग जो है, इसमें अगर अपने आप को देखें तो इसमें थोड़ा सा छोटा इमेज दिखाई देता है, चेहरा जो होगा थोड़ा छोटा दिखाई देगा। तो चम्मच है, जो स्पून है, वो दोनों दर्पण का एक अच्छा सा उदाहरण है। जब धंसे हुए भाग से हम लोग उसको देखते हैं, जब धंसे हुए भाग से उसको हम लोग उसमें देखते हैं तो वो हमारा अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का काम करता है। जबकि जो हमारा उठा हुआ भाग होता है उधर से देखते हैं तो वो हमारा कन्वेक्स मिरर का काम करता है। एक तरीके से वह हमारे दोनों दर्पण का एक अच्छा खासा उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग इस कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड टर्म को हम लोगों ने जाना।
अब जो है हम लोग इसके फोकस दूरी के बारे में जानते हैं कि इस दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले अवतल दर्पण में ही यहाँ पर फोकस दूरी को और फोकस बिंदु को समझेंगे। दोस्तों तो यहाँ पर देखिए हम कनकेव मिरर को पहले बना रहे हैं। ये हमारा कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर का कौन सा सतह कलई किया हो रहेगा? कनकेव मिरर का उठा हुआ सतह कलई किया रहेगा, तब ना हमारा धंसे हुए भाग से परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर धंसे हुए भाग से यहाँ पर हमने परिवर्तक सतह के रूप में इसको बना रहे हैं, तो उठे हुए भाग को कलई पहले कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारा कनकेव मिरर बन गया। अब इस कनकेव मिरर के बीच वाले पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे। ये वाला पॉइंट हमारा पोल हो गया। अब ये किसी गोल खोखले गोले का भाग होगा, तो इसका कोई सेंटर होगा, तो उसके सेंटर यहाँ मान लीजिए सी है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और यहाँ से पोल से सी को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके बीच को दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और फिर ये काल्पनिक रेखा जो है, ये हमारा जो काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इस पर जो हमारा प्रकाश का समांतर किरण प्रकाश के समांतर किरणें जब आती हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे जब पड़ती है, जब आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद ये एक खास बिंदु से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रकाश की पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आती है तो एक खास बिंदु से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाती है। मान लीजिए प्रकाश का किरण तो कहीं से भी आ सकता है, तो ये हमारा इधर से रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहिए चाहे समांतर किरणें कहिए, ये हमारा एक खास बिंदु से रिफ्लेक्ट हो गई। तो जिस बिंदु से प्रकाश की समांतर किरणें कनकेव मिरर में परिवर्तन के बाद आकर के जिस बिंदु पर मिल जाती है, वह बिंदु हमारा फोकस बिंदु कहलाता है। वह बिंदु हमारा फोकस बिंदु कहलाता है। इसको हम लोग फोकस बिंदु के नाम से जानते हैं। और फिर जाकर के ये जिस बिंदु, ये फोकस बिंदु है, ये इस बिंदु फोकस बिंदु से इसके यहाँ पोल पर मिलने वाली दूरी को यानी पोल से फोकस के बीच के दूरी को, मतलब पीएफ जो डिस्टेंस है, पीएफ को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी इसको कहते हैं। और जहां पर हमारा ये मिला है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। और फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक अच्छे उदाहरण से आप लोगों को यहाँ समझाना चाहेंगे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आ रही है, तो आने के बाद परिवर्तन के बाद क्या हो रही है, एक खास बिंदु पर मिल रही है, एक खास बिंदु पर मिल रही है। तो ये जब मिलती है किस खास बिंदु पर, तो हम लोग यहाँ पर देखें तो सूर्य का प्रकाश है हम लोग से बहुत काफी दूर है कि नहीं? हम लोग से बहुत काफी दूर है। तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगी, वह
समानांतर ही होगी, पैरेलल ही होगी। अब ये प्रकाश की समानांतर किरणें जब हमारे लिए मान लिया जाए कि आकर के दर्पण पर, कनकेव मिरर पर आकर के पड़ रही है। मान लीजिए ये सन है, सूर्य है, इसका प्रकाश का किरण चारों तरफ होगा। मान लीजिए ये हमारा कनकेव मिरर, इधर हमारा उठा हुआ सतह जो है इसको हम लोग कलई कर दिए हैं। इससे हमारे प्रकाश की किरणें पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल बीम आ रही है। इस पर परावर्तन के बाद ये क्या होती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती है। तो मान लीजिए इस बिंदु पर मिल रही है। हम लोग इस बिंदु पर अगर किसी कागज के टुकड़े को रख देंगे, कागज के टुकड़े को रख देंगे, तो यहाँ पर एक बहुत ही तेज लाइट हम लोगों को यहाँ पर कागज के टुकड़े पर दिखाई देगा। यह जो तेज लाइट है इस सूर्य का एक तरह से वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि कागज पर इसको हम लोग देख पा रहे हैं, उतर जाता है, कागज पर बहुत तेज लाइट दिखाई देता है। अगर हम लोग इसको इसी तरह से कागज को एक जगह पे रखे रहे और यहाँ पे बिंदु दिखाई देता रहे, तो कुछ मिनट के बाद या कुछ देर के बाद कहें तो ये कागज जल जाता है, ये कागज जल जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि प्रकाश की जो किरणें हैं, जो मतलब आ रही है, वह एक क्या है, वह एक ऊर्जा का रूप है। तो ऊर्जा का रूप है यानी उसमें ऊष्मा ऊर्जा भी है। अब इसको हम आगे क्या बताएं, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम धूप में जाकर खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग खुद अपने बदन पे गर्मी महसूस करते हैं। यानी प्रकाश जो है एक ऊष्मा ऊर्जा भी है। तो जब ये हम लोगों को पता है कि क्या होता है, कनकेव मिरर में प्रकाश की पैरेलल बीम आती है तो एक जगह पे मिल जाती है, तो प्रकाश से बहुत सारी पैरेलल बीम आती है और कनकेव मिरर उसके सामने रखा हुआ है, तो वहां से बहुत सारी पैरेलल बीम एक साथ एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएगा। तो वो ऊष्मा है, कुछ देर बाद इस कागज को जला भी देता है। तो ये एक प्रकाश से पैरेलल बीम का जो हमारा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे हम लोग इसको देख भी सकते हैं। और यहाँ पे यह भी समझ लीजिए कि जिस बिंदु पर ये हमारा गोल तेज बिंदु दिख रहा है कागज पे, ये हमारा फोकस बिंदु होगा, ये हमारा इस दर्पण का फोकस बिंदु होगा, जहां पर ये हमारा तेज रोशनी मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कनकेव मिरर में फोकस बिंदु को जाने और साथ ही साथ फोकस दूरी को भी जाने। यानी अब ये जो हमारा क्या है, जिस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु से इसके दर्पण के, ये दर्पण मान लीजिए, इस दर्पण के बीच के दूरी को, पोल से लेकर के और फोकस के बिंदु के बीच के दूरी को हम लोग फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं। इस फिगर में हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है जब परिवर्तन के बाद लौटी है तो एक ही बिंदु पर मिली है, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। और इस फोकस से हमारे ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में समझने के लिए एक बार हम लोग चलते हैं, देखते हैं कन्वेक्स मिरर क्या होता है एक बार फिर से। तो कन्वेक्स मिरर जो है वह एक तरह का, हिंदी में बोला जाए तो अपसारी दर्पण है। यहाँ अवतल दर्पण के बारे में जो पढ़े वो क्या कर रहा था, समानांतर किरणों को एक जगह मिला दे रहा था। तो एक जगह मिलाने वाली जो दर्पण होती है उसको हम लोग अभिसारी दर्पण के रूप में भी जानते हैं। और दूसरा जो हमारा दर्पण है कन्वेक्स मिरर, यानी वह जो है उसको अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि
जब इससे जो प्रकाश की किरणें, समानांतर किरणें जब आ करके टकराती है, ये लीजिए हम कन्वेक्स मिरर बना दिए, ये कन्वेक्स मिरर बना रहे हैं। इस कन्वेक्स मिरर से प्रकाश के समांतर किरणों का परिवर्तन देख ले रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो क्या होगा, इसका धंसा हुआ भाग कलई की ओर रहेगा और उठा हुआ भाग क्या होगा, उठा हुआ भाग हमारा परावर्तक सतह के रूप में काम करेगा। तो ये किसी कांच के गोले का भाग होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा। तो इधर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके पोल को मिला ले रहे हैं। पोल कौन सा बिंदु होगा, तो ये हमारा जो दर्पण है, इस दर्पण के बीच का बिंदु हमारा पोल होगा। तो पोल से इस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला ले रहे हैं। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरह से है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमारा क्या है, इधर से परिवर्तन होगा, क्योंकि इधर परिवर्तक सतह है। तो काल्पनिक रूप से इधर हम लोग खींच ले रहे हैं, मतलब ये हम काल्पनिक रूप से खींच ले रहे हैं। ये जो होगा, ये लाइन जो होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रधान अक्ष होगा। अब इस पर हमारा जो प्रकाश का समानांतर किरण आएगा, तो आने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब छितरा जाएगा। ये हमारा प्रकाश का समानांतर किरण आ रहा है, तो पढ़ने के बाद ये डाइवर्ज हो गया। समानांतर किरण ये आ रहा है इस पर, तो आने के बाद ये डाइवर्ज हो गया इधर, मतलब चारों तरफ ये छितरा देता है। तो छितरा देता है, तो यहाँ पर हमारा अब देखा जाए तो ये वास्तविक रूप से मिलता नहीं है। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स मिरर को खींच लेते हैं। कन्वेक्स मिरर का फिगर बना रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इसका जो धंसा हुआ भाग है वो कलई किया हुआ रहता है, और जो उठा हुआ भाग है वो हमारा परावर्तक सतह का काम करता है। तो ये हमारा धंसा वाला भाग जो है, इसको हम कलई कर दिए, और फिर इसका उठा हुआ भाग जो ये परावर्तक सतह का काम करने लगा। तो ये इस तरह के गोले का भाग होगा। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर इसी तरफ होगा। तो ये हमारा सी जो सेंटर है, ये हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। सी जो है वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता केंद्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और ये हमारा जो दर्पण है, इसके बीच वाले बिंदु को क्या कहेंगे, ये हमारा पोल कहलाएगा। पी हमारा पोल या ध्रुव कहलाएगा, ये हमारा ध्रुव कहलाएगा। तो दोस्तों अब इसको मिलाने वाला जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो काल्पनिक लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, ये हमारा इसके बीच के दूरी को यानी पीसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या, यानी इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। लेकिन इधर से परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो कलई की भाग है। तो इसको हम लोग पीछे की तरफ और इधर खींच लेते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का काम करता है, जिसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, जिसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। अब इस प्रधान अक्ष से अब इस हमारा दर्पण पर जब हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आएगा, मतलब कि प्रकाश का समानांतर किरण आएगा, तो ये किसी एक डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाएगा। पर आपतित होने के बाद फिर कोई दूसरा किरण आया इस पर, तो आपतित होने के बाद किसी और दिशा में ये परिवर्तित हो गया। फिर कोई और किरण आपतित हुआ इस पर, तो ये हमारा दूसरे तरफ परिवर्तित हो गया। ये कोई और किरण, मान लीजिए कोई और किरण है जो कि इस दर्पण पर आकर के आपतित हो रहा है, तो आपतित होने के बाद ये किसी और दिशा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये एक दूसरे को असली में काटते नहीं है, असल में नहीं मिलते हैं। तो इसको हम लोग काल्पनिक रूप से इसको परावर्तित किरण को पीछे की तरफ मिलाते हैं, परावर्तित किरण को पीछे की तरफ मिलाते हैं।
तो परावर्तित किरण जो पीछे मिलाते हैं हम लोग काल्पनिक रूप से, तो ये जिस बिंदु पर मिलता है इस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। मतलब एफ जो हो जाएगा ये हमारा फोकस बिंदु हो जाएगा, एफ फोकस बिंदु कहलाएगा। और पी से एफ के बीच के दूरी को हम लोग फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहेंगे। ये पी से एफ के बीच के दूरी को यानी पी एफ जो हो जाएगा यह हमारा फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहलाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे इसी से रिलेटेड आगे के टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन को जानेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।